बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने चैप्टर 5 में बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं सर्कुलर मोशन के लिए वो डेवलप कर ली हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ी, और उसके बाद फिर हमने मास का जो एनालॉग है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिफाइन किया। अब आज हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने लगे हैं। जैसे चैप्टर 3 में आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, जो कि लीनियर मोशन में होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो अगर हम मोमेंटम को थोड़ा सा रिवाइज करें, तो हमने कहा था कि मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि कितनी मोशन हो रही है, उस मोशन की अमाउंट जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। और वो हमने देखा था किस किस पर डिपेंड कर रही थी, मास पर और वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी। इन द सेम वे एंगुलर मोमेंटम हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन बताता है, और इसी तरह वो भी मास पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन साथ साथ अगर आपको याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने देखा था कि रेडियस की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। पाइवट पॉइंट जो है उससे आपकी ऑब्जेक्ट तक का कितना डिस्टेंस है वो बहुत मैटर करता है एंगुलर मोशन के अंदर। तो लिहाजा हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन साथ साथ उसके अंदर रेडियस का भी फैक्टर आएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो अभी हम देखते हैं आगे चल के, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना था आपको सिमिलैरिटी बेसिस पर, या आप कह लें कि एक सिमेट्री बनानी थी लीनियर मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब आपकी बुक में ये जो डेफिनेशन दी हुई है इस बॉक्स में, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन होगी आपके लिए। तो इसको समझाने के लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा पहले आइडिया देती हूँ। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना एंगुलर मोशन की, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, या आप कह लें कि रोटेट कर रहा है, तो हम कैसे कहते हैं कि ये रोटेट कर रहा है? उसका अपने पाइवट पॉइंट से जो एंगल होता है, या जिसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है, वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई फिगर दिखा दूं, चलें ये वाली फिगर ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो मास एम है ना, ये इस डैश लाइन के ऊपर था, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर था। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक आया। अब आपको कैसे पता चला कि इसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया या लीनियर मोशन परफॉर्म किया? तो आपने देखा कि पाइवट पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का एंगल जो है वो चेंज हो रहा था। फिर ये इस पॉइंट से कहीं इस पॉइंट तक चला जाता है, तो जाहिर है आपको कैसे पता चलेगा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये एंगल मजीद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक पाइवट पॉइंट से, या फिर एक्सेस ऑफ रोटेशन कह लें, पाइवट पॉइंट से जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो लाइन एक्सेस ड्रॉ करते हैं, उसको हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन का नाम दिया हुआ है। तो आप ये कह लें कि एक्सेस ऑफ रोटेशन या कोई रेफरेंस लाइन, एक्सेस ऑफ रोटेशन ना भी कहें, रेफरेंस लाइन कह लें, तो किसी भी रेफरेंस लाइन से अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगल या फिर एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसका मतलब है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस डेफिनेशन में सर्कुलर मोशन लिखने की बजाय आपको यही थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात की हुई है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया आपको, ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो। सो द डेफिनेशन इज अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। अब ये रेफरेंस एक्सिस का मतलब वही वाला एक्सिस है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है। ठीक है, about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis। तो वही बात होगी ना कि रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से उसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसको आप सिंपली एंगल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस,
तो उसके पास जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। इस सादा से अल्फाज में आप ये कह लें, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, जो इस सब का मतलब बनता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ये जो लंबी चौड़ी बात लिखी है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब जो है वो यही है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मास पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी और साथ साथ इसमें रेडियस भी इन्वॉल्व होगा। तो जब मैथमेटिकल डेफिनेशन की जाती है इसकी एंगुलर मोमेंटम की, और इसमें आप इस पॉइंट को ओ कह लें, ये जो रेफरेंस पॉइंट है आपका ओरिजिन जो है बेसिकली, ओरिजिन के लिहाज से अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो एंगुलर मोमेंटम एल इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम। ठीक है, रेडियस अगर आप ना भी कहें तो इसको कह लें कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट रिलेटिव टू द ओरिजिन। तो हम रेडियस भी इसको कह देते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है इसने, तो इट विल रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो अब ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। रेडियस अगर कहेंगे तो वो सिंपल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पोजीशन वेक्टर कहा। और पी इज द लीनियर मोमेंटम। अब आप कहेंगे कि अभी मैंने कहा कि ये मास पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी और रेडियस पे भी, तो इस एक्सप्रेशन में तो आपको मास और वेलोसिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप पी की डेफिनेशन देखें, मोमेंटम की डेफिनेशन देखें, तो मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मास वेलोसिटी भी आ रही है और रेडियस भी आ रहा है। सो द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल at that instant relative to the origin and linear momentum of that particle। ठीक है, अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो जाहिर है इसका आंसर जो कि एंगुलर मोमेंटम है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा, और पी की जगह एम वी लगाया तो ये हो गया एम आर वी साइन थीटा। ये जो इसकी डेफिनेशन है, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। अब हमने डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब बात आती है इसके एंगल की, सॉरी इसकी डायरेक्शन की। एंगुलर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड तो आर पी साइन थीटा से निकल आएगा, लेकिन डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जो था उसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका हमने सीखा था बाय राइट हैंड रूल। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो जाहिर है इसकी डायरेक्शन वैसे ही निकलेगी जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखी थी बाय राइट हैंड रूल। ये फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करना है आपने सेकंड वेक्टर की तरफ, एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी तरह आर क्रॉस पी है, आर को आपने पी की तरफ रोटेट करना है बाय कर्लिंग योर फिंगर्स, एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस फिगर में आपको दिखाया गया, राइट? तो ये जो है ये आपके पास डायरेक्शन निकालने का तरीका है। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी, चेक कर लेते हैं पीछे से। आर का यूनिट क्या होता है? मीटर। पी जो है वो मोमेंटम है, एम वी होता है, तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हमने देख लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनाएंगे जो कि न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और बाहर आपके पास रह जाएगा मीटर सेकेंड। ठीक है, ये जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ये आपने करना है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है कि ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाएंगे, एक पर सेकंड और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और 7 सेकंड मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है न्यूटन बन जाएगा, और इस न्यूटन के बाद आपके पास रह जाएगा मीटर सेकंड। अब न्यूटन मीटर जब मिलेगा तो वो जूल बन जाएगा और सेकंड एज इट इज आ जाएगा, तो इस तरह जूल सेकंड बन जाएगा। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है,
ऑलराइट, तो इसके यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये तो था एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब अगर मैं आपको थोड़ी सी और सिमिलैरिटी बताऊं, देखें पी जो है लीनियर मोमेंटम वो होता है एम वी। ठीक है, तो अगर हम इसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, उसकी जो पीछे डेफिनेशन है उसको छोड़ दें, अगर हम पी के एक्सप्रेशन से एल को निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं? पी के अंदर है एम। जब आप लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन में आए थे तो एम की जगह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी है। वेलोसिटी जब आप लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन में आएंगे तो वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन लेकर चलें और उस एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन बनाएं तो वो क्या बन जाती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये बन जाता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, जो कि एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन होगी। और अब इस डेफिनेशन को हमने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी है उससे कैसे डिराइव करेंगे वो इन स्टेप्स में आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए L इक्वल्स टू एम आर वी साइन थीटा, जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी। अब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे होगा ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखें, अब इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम की डायरेक्शन हमने कहा था कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको पता है कि रेडियस से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। ठीक है ना? अब जब वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल पर है आर से, तो जाहिर है लीनियर मोमेंटम भी 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो इसलिए आपके पास जो साइन आया है, सॉरी थीटा आया है, वो 90 डिग्री आया है। ठीक है, तो साइन 91 हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद एम आर वी। ठीक है, अब इसमें v की जगह आप वो वाला रिलेशन पुट करेंगे जो हमने एंगुलर वेलोसिटी के साथ निकाला था। क्या था? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो इस एक्सप्रेशन में आर ओमेगा लगाएं तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए, जो डेफिनेशन हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी उससे बिल्कुल वही चीज डेवलप हो रही है जो हमने वैसे वर्बली डिस्कस करके निकाली, जो हमने सिमेट्री सिमेट्री बनाकर निकाली लीनियर मोशन के साथ। ठीक है, तो ये एक्यूरेट डेफिनेशन है बिल्कुल, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये जो है ये था एंगुलर मोमेंटम, और इसको हमने डिफाइन किया थ्रू सम पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास एम। अब उसी तरह जिस तरह हम पहले करते हैं कि पहले पार्टिकल के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिजिड बॉडी को उसके साथ सॉल्व करते हैं। तो अब दोबारा हमने यही करना है, रिजिड बॉडी ले लेंगे जो कि किसी फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, उसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, और हर पार्टिकल जो है उसका एक्सिस एक ही होगा, एक ही सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे ना तो एक्सिस एक ही होगा। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा होगी। ठीक है, और उसी तरह जिस तरह हम पीछे करते आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं पीछे वाला ताकि आपको ये याद है। आपको हमने मैसेज लिए थे, हर मैस के लिए अलग अलग कैलकुलेशन की थी और फिर उसको एड अप किया था तो टोटल क्वांटिटी, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टोटल टॉर्क निकल आया था। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो है कोई फिगर वगैरह नहीं बनाई हुई, बस ऐसी आप इमेजिन कर लें कि एक रिजिड बॉडी है, उसमें इस तरह मैसेज होंगे M1 M2 एंड सो ऑन। तो उसमें बजाय इसके कि आप बहुत सारे मैसेज लें, एक ही जनरल मैस ले लिया है MI। अब आई में आप 1 भी कह सकते हैं, 2 भी, जो मर्जी नंबर आप इसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मैस ले लिया है रिजिड बॉडी के अंदर और उस मास को हमने MI से रिप्रेजेंट कर दिया है, उसकी वेलोसिटी VI होगी, जो लीनियर वेलोसिटी है वो। ठीक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो आपको पता है कि कांस्टेंट होगी, क्योंकि पूरी रिजिड बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे ना। ठीक है, और ith पार्टिकल का जो रेडियस है
वो आर आई है, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन, राइट। तो जब आप इसके लिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो ओमेगा तो सब में सेम है, ये तो सेम ही रहेगा, एम और आर डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर। और जब आप वो सब सम करेंगे तो सम करने के बाद जो है इसके ऊपर एक समेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल वही चीज किया कि आपने अज्यूम किया कि एन पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, ठीक है। उन सब के अलग अलग एंगुलर मोमेंटम्स कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद उसको सम किया, सम करने के बाद ये जो चीज डिफरेंट थी सब में उसका समेशन आ गया और ओमेगा बाहर कांस्टेंट निकल आया, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज किया जिसको शॉर्ट करके यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही है तो आप उसी पैटर्न पर कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी थी ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इसलिए इसको हमने आई लिख दिया। सो फॉर रिजिड बॉडी एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये जो है ये एंगुलर मोमेंटम था। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सर्कुलर मोशन जो है ना वो दो तरह की होती है। अब दो तरह की कैसे होती है, अज्यूम कर लें जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, जिसको आप उसकी ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन है, ठीक है, उसको आप ऑर्बिटल मोशन कह रहे हैं, ठीक है। एक अर्थ की मोशन होती है जो वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही होती है, जिससे आप कहते हैं दिन और रात बनते हैं। वो वाली जो रोटेशन है उसकी अपने एक्सिस के गिर्द, वो भी सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसको आप स्पिन मोशन कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन की ही दो टाइप्स हैं, एक ऑर्बिटल मोशन होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोशन होती है, और एक स्पिन एंगुलर मोशन होती है। तो लिहाजा आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी दो टाइप्स के हैं, एक है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो कि स्पिन मोशन के लिए होता है, स्पिन एंगुलर मोशन के लिए होता है, उसको आप एल के नीचे एस का सबस्क्रिप्ट लगाकर डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोशन या और सॉरी उसका मोमेंटम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और वो ऑर्बिटल एंगुलर मोशन के लिए होता है, उसको आप एल के नीचे ओ का सिंबल लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी while orbital angular momentum is associated with the motion of a body along a circular path, ठीक है। तो ये दो तरह के एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं आपके पास, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक स्पिन मोशन की वजह से। अच्छा, अब ये ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, उससे एक छोटी सी बात मैंने आपको बतानी है। ये देखें, ये स्पिनिंग मोशन हो रही है और ये ऑर्बिटल मोशन हो रही है। नोट करें, जो स्पिन मोशन है उसमें जो रेडियस है वो क्या है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना, अपनी ही एक्सेस के अराउंड बॉडी मूव कर रही है ना, तो आप समझ लें ये सरफेस है, तो इस सरफेस से ये रेडियस यानी कि बहुत छोटा आएगा, ठीक है। आप समझ लें कि जितना बॉडी के सरफेस का एक्सेस से डिस्टेंस है वो इसका रेडियस होगा उस सर्कल का, ठीक है। जबकि अगर आप ऑर्बिटल मोशन देखें तो उसमें सर्कल बहुत बड़ा होता है, वो जितनी दूर ऑर्बिट होता है उतना ही बड़ा रेडियस होता जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है, आगे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा कि स्पिन मोशन के दौरान जो रेडियस है या सर्कल जो बन रहा है, सर्कुलर पाथ जो बन रहा है, उसका अपने एक्सेस से जो रोटेशन है, सॉरी एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद हम इसका एक लॉ पढ़ने लगे हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन द सेम वे यहाँ पे जो कंजर्वेशन का लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, इसी तरह किसी आइसोलेटेड सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। अब इस केस में जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो क्या होगा, वहां हमने कहा था आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, या जिस पर कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो वहां चूंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स कहा था
यहाँ पे फोर्स की जगह टॉक आएगा, एंगुलर मोशन है, तो हम कह देते हैं कि नो एक्सटर्नल टॉक एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, वो वाला सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉक एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम से मुराद है कि जितने भी उसमें मासेस होंगे उन सबका एंगुलर मोमेंटम प्लस करें तो वो जो है कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू जो है। ठीक है, सो एल टोटल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू सॉन, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास एक लिस्ट है ना कंजर्वेशन लॉज की, फंडामेंटल लॉज की, तो ये भी एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का। ठीक है, और इसको हमने जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जैसे एटम हो गया, एटम के अंदर भी सर्कुलर मोशन हो रही होती है, एंगुलर मोशन हो रही होती है। इसी तरह जो कॉस्मोलॉजिकल लेवल है उसमें भी जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, तो बहुत छोटे लेवल और बहुत बड़े लेवल सब पर जो है हमने इसको चेक कर लिया है और ये वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल लॉ है। और अगर आप किसी सिंगल सिस्टम पर भी देख लें, यानी कि ऑर्डिनरी लाइफ में, ठीक है, तो उसमें भी ये लॉ जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये लॉ हमें किस तरह से जो है वो जस्टिफाई करना है किसी एग्जांपल के थ्रू। तो ये एक एग्जांपल है फिगर 5.13 में। ये देखें, ये एक डाइवर आपको दिखाया गया है और इसकी डिफरेंट पोजीशंस दिखाई गई हैं। ठीक है, पहले यहाँ आता है, यहाँ से ये जंप करता है, जंप करके अब देखिए ये अपनी बॉडी को कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, फिर ये इस तरह रोटेट करके और इस तरह फिर ये नीचे जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी की पोजीशन जो है ये मुसलसल चेंज कर रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। The diver pushes off the board with a small angular velocity about a horizontal axis through his center of gravity. Upon lifting off from the board, the diver's legs and arms are fully extended. ये वाले, ठीक है, जैसे ये जंप करने लगता है तो बिल्कुल एक्सटेंड हुए होते हैं, which means that the diver has a large moment of inertia. तो इस वक्त जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत लार्ज है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज क्यों है वो मैं आपको वजह बताती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr²। अब देखिए जो भी पोजीशन है उसमें m तो कांस्टेंट रहेगा, जो चीज चेंज हो रही है वो है रेडियस। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आप कह लें कि सरफेस ऑफ द सर्कल, जो सर्कुलर पाथ वो बनाएगा। अच्छा, जब ये इस पोजीशन में है, हाथ और पाँव इसके एक्सटेंड हुए हुए हैं, तो इस सूरत में अगर आप एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करें तो ये देखिए कितना बड़ा सा एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाएगा। ये वाली जो पोजीशन है ना, अगर आप एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करें इस पोजीशन को लेके तो एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा सर्कल बनने का मतलब है कि उसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो रेडियस बड़ा है तो चूंकि mr² है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि इस पोजीशन में इसका एक लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सेस, उसको I1 कह दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद आप देख रहे हैं ये अपनी पोजीशन को जो है ना छोटा करता जा रहा है। ठीक है, अपने आप को बेंड करता जा रहा है। तो जब बेंड होगा, अब आप इस सिचुएशन में अगर देखें तो सर्कल छोटा ड्रॉ होगा, इस सिचुएशन में देखें तो और छोटा ड्रॉ होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जा रहा है ड्यू टू रिडक्शन इन द रेडियस। ठीक है, तो इस वजह से जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। अब सपोज कि कोई फाइनल पोजीशन या दूसरी पोजीशन हमने लिया, उस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कम हो गया था वो I2 है। ठीक है, when the legs and arms are drawn into the closed tuck position, ये देखिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो गया। एज द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम अभी हमने आया ओमेगा निकाला था ना, वही लिखा है I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब देखिए I1 ज्यादा है और I2 जो है वो थोड़ा है, छोटा है। तो इसको कंजर्व रखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें,
ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक क्वांटिटी इस तरफ ज्यादा है, एक क्वांटिटी इस तरफ कम है। तो फिर क्या ऐसा करें कि ये दोनों साइड्स बराबर हों? तो जाहिर है उसके लिए हमें ओमेगा को देखना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आई से इधर मल्टीप्लाई हो और इधर मल्टीप्लाई हो तो दोनों के आंसर सेम आए। ठीक है, तो अब ये सेम रखने के लिए क्या होगा, जब आई लार्ज है तो ओमेगा स्मॉल होगा। ठीक है, और जब आई स्मॉल है तो ओमेगा को लार्ज होना पड़ेगा टू मेक दिस टर्म कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इस इक्वेशन से आई बड़ा है तो ओमेगा छोटा है, तो लिहाजा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, एंगुलर स्पीड। या आप कह लें कि जब वो बड़े पाथ में मूव करेगा, उसका बड़ा पाथ बन रहा होगा, तो उस पाथ में जो एंगुलर स्पीड है वो कम होगी। जबकि वो इस पोजीशन में होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा है, यानी कि ये वाली पोजीशन, तो उस वक्त चूंकि स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना, तो इस सिचुएशन में उसकी एंगुलर स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यही चीज जो है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। हेंस द डाइवर मस्ट स्पिन फास्टर व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम स्मॉलर टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है तो जो बॉडी है उसको स्लो स्पीड से मूव करना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है, स्मॉल है, तो उसको फास्टर मूव करना चाहिए, फास्टर स्पिन करना चाहिए टू मेक द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। ठीक है, दिस enables the diver to take extra somersaults, right? तो ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो रिलेटिवली स्पीड भी चेंज होगी, ताकि कंजर्व रह सके एंगुलर मोमेंटम आपका। ठीक है, the angular momentum is a vector quantity with the direction along the axis of rotation. In the above example, we discussed the conservation of magnitude of angular momentum. The direction of angular momentum along the axis of rotation also remains fixed. तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली थी, लेकिन साथ साथ आपने ये भी जहन रखना है कि कंजर्व होने का मतलब होता है कि डायरेक्शन भी कंजर्व रहती है। ठीक है, या फिक्स रहती है। The axis of rotation of an object will not change its orientation unless an external torque causes it to do so. तो हमने टोटल कंजर्वेशन लॉ जो है उसके अंदर डायरेक्शन की कंजर्वेशन को भी इंक्लूड किया है, और हमने कहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तब तक फिक्स रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर जाए। ठीक है, जब तक कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम नॉन आइसोलेटेड ना हो जाए। ठीक है, तो जब हम ले ही आइसोलेटेड सिस्टम रहे तो उसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहेगा। ठीक है, अब ये जो फिनोमेना है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है, ये हमें हमारी अर्थ के एग्जांपल में बहुत अच्छी तरह से नजर आता है कि जैसे हमारी अर्थ है ना, वो रोटेट कर रही है। ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अब देखें जो हमारी अर्थ है वो आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बनती है। देखें जो सिस्टम बन रहा है वो अब बन रहा है एक सन का और अर्थ का। ठीक है, बाकी उसके ऊपर जो है कोई अगर फोर्स लग भी रही है जैसे दूसरे प्लैनेट्स की, तो वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। ठीक है, यानी कि उसको अगर हम कंसिडर ना भी करें तब भी ठीक होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी अर्थ है और सन है, ये दोनों एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। तो जाहिर है फिर उसका टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरनल टॉर्क है, सन की ही उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है सिर्फ अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। कभी आपने सुना है कि अर्थ पहले सूरज से इतने डिस्टेंस पर थी तो अब इतने डिस्टेंस पर हो गई है? नहीं, जो अर्थ का एक ऑर्बिट बना हुआ है और उसका जो एक्सेस है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है एक्सेस फिक्स रहने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है वो ओबे हो रही है। ठीक है, मैं अब आपको एक एनिमेशन दिखा दूं, ये जो भी हमने राइवल वाली एग्जांपल ली थी, ये देखिए ये कैसे पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, और आपने बीच में नोट भी किया होगा कि स्पीड किस तरह, ये स्लो स्पीड है और ये देखें स्पीड हाई हो गई है। ठीक है, तो ये जो है ये बात आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में समझाई थी।
ये जो है ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है? और एंगुलर मोमेंटम इस तरह से स्पीड चेंज होती है विद द पोज़ीशन, तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंज़र्व रहता है। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।